नमस्कार, गुड इवनिंग। मनी गुरु में आपका स्वागत है। आज इस पर्सनल फाइनेंस कार्यक्रम में हम बातचीत करने जा रहे हैं इंश्योरेंस बाजार पर। कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए मुंबई स्टूडियो में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हर्ष रुंगटा साहब, CEO अपनापैसा.com। नमस्कार और शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए रुंगटा साहब। तो आज आपके प्रश्नों पर और कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए रुंगटा साहब रहेंगे। आप के जहन में जो इंश्योरेंस सेंट्रिक प्रश्न है आप हमें मेल और SMS के जरिए भेज सकते हैं। moneyguru@zeenetwork.com पर आप अपने प्रश्न मेल कर सकते हैं। SMS की डिटेल्स 57575 पर आप भेज दें। मोबाइल के मैसेज बॉक्स में पहले इंश्योर मेंशन करें और उसके बाद कंप्लीट डिटेल्स इस नंबर पर भेज दें। हम इंतजार करेंगे आपके प्रश्नों का। आइए सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो हम शामिल कर रहे हैं ये बीवी नंदा साहब की तरफ से है। ये सवाल दिल्ली से है। इन्होंने जानना चाहा, रुंगटा साहब इनके पास दो पॉलिसीज हैं। इन्होंने मेंशन किया दो कंपनी से इन्होंने ऑप्ट किया हुआ है मेडिक्लेम, और कवर जो है वो 5 लाख ईच है। और हमारे साथ इस समय मौजूद हैं नंदा साहब। हमने आपके प्रश्न को चेक किया, आपके पास यानी 10 लाख का कवर है और आपने कहा क्लेम अगर 9 लाख जिस तरह से है तो एक क्लियर होगा, मतलब आपकी जो कवरेज है, जो लिमिट है वो 10 लाख की है, और विद इन दैट लिमिट अगर आप जिस तरह से मूव करते हैं तो इसमें क्या इश्यूज हो रहे हैं, आप क्या चेक करना चाहते हैं, प्लीज बताइए। उसके बाद हम मेरे दो क्वेश्चन थे। एक तो ये था कि मेरी कवरेज जो है 5 लाख है जी, और मेरा पीछे एक बार ऑपरेशन हुआ तो मेरा 9.5 लाख का बिल बना था जी। तो आई हैड टू पे 4.5 लाख इन कैश। 5 लाख तो एडजस्ट हो गया था जी। तो एक तो ये उस वक्त तो खैर मेरे पास एक ही पॉलिसी, बट फ्यूचर आई हैव गॉट 2 पॉलिसीज। Okay. तो ऐसे अगर बिलिंग होती है तो मतलब कैन वी डिवाइड इनटू पॉलिसीज? आपको राय दिलवाते हैं। और आपका सेकंड जो पार्ट है, जो आपकी क्वेरी है वो काफी डिटेल्ड है, वो उस पर हम आपसे बात करेंगे। पहले इस पर आपको राय दिलवाते हैं रुंगटा साहब। इस केस में स्पेसिफिकली अगर इनके पास जिस तरह से दो पॉलिसीज हैं तो ये मूव कर सकते हैं, क्लेम ले भी सकते हैं, मतलब उसे प्रॉफिट नहीं कर सकते, लेकिन उस लिमिट में ही है तो कुछ उसको लेकर तो इश्यूज नहीं, मतलब ये कैसे आप इनको राय देंगे? जैसे इन्होंने कहा कि इनकी जो अमाउंट था वो 6.5 लाख था या 9.5 लाख था, सुना नहीं ठीक से, और अगर 5 लाख की दो पॉलिसी इनके पास होती तो वो 50-50 दोनों कंपनीज में डिवाइड हो जाती। उनको 3.25 या जो 5.5 जो भी 6.5 है या 9.5 है उस हिसाब से कंपनीज रीइंबर्स कर देती। ऑफ कोर्स सब्जेक्ट टू उनके अगर कोई कोपे रिक्वायरमेंट है उस सब को अगर नहीं ध्यान में रखें तो वो 50-50 डिवाइड हो जाती है। उसको कंट्रीब्यूशन क्लॉज कहते हैं। जब आपका जो क्लेम है वो एक पॉलिसी की लिमिट से ज्यादा हो तो दोनों कंपनीज अपनी पॉलिसी वैल्यू की प्रोपोर्शन में, और इस केस में 5-5 लाख है तो 50-50 इस प्रोपोर्शन में दोनों कंपनीज जो है इनको रीइंबर्स करती। जितना एक्चुअल एक्सपेंडिचर किया है प्रॉफिट नहीं कर सकते, जैसा आपने कहा। अच्छा रुंगटा साहब, इसमें अगर ये सेकंड कंपनी के लिए जिस समय ऑप्ट करते हैं और उस समय ये अगर इन्फॉर्म ना करें कि ये ऑलरेडी कवर्ड है, मतलब इनका पहले कंपनी के साथ इंश्योरेंस है, और क्लेम के समय उस समय क्या कुछ इश्यूज हो सकते हैं? मतलब आपको जब डिस्क्लोजर्स देने हैं तो ये अगर इंफॉर्मेशन मिस हो जाए तो तब क्या प्रॉब्लमैटिक हो सकता है? हाँ, प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। वैसे टिपिकली हर हेल्थ कंपनी में जब आप प्रपोजल कर रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर प्रपोजल फॉर्म में ये पूछा जाए आपकी एग्जिस्टिंग कवर है क्या जी। तो अगर वो नहीं पूछा गया है तो फिर आप पे कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं था कि आप बताएं कि मेरा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कवर था। लेकिन अगर प्रपोजल फॉर्म में ये कॉलम है और आप प्राय सभी में है तो प्रॉब्लम शायद आ सकती है, प्रॉब्लम का चांसेस है। अच्छा रुंगटा साहब, इनके अगले प्रश्न में मूव करें, इसी में आप बाकी व्यूअर्स को ये बता सकें, अगर फॉर एग्जांपल इनका क्या जो कवरेज है, मतलब 10 लाख का है, 5 लाख ईच, और क्लेम सिर्फ 2 लाख का है, तो फिर ये दोनों कंपनीज में से किस तरफ आगे मूव करें? अगर कोई ग्रुप कवर है, दूसरा इंडिविजुअल कवर है, ये इस पर कैसे आगे बढ़े अगर अमाउंट जो क्लेम का है वो कम है, एक मतलब एक कंपनी के विदिन ही ये फॉल करता है? तो अब जो है 1 अक्टूबर से आगामी 1 अक्टूबर से ये पेशेंट की चॉइस हो जाएगी, कंज्यूमर की चॉइस हो जाएगी। अगर उसका क्लेम अमाउंट एक पॉलिसी से कम है तो वो अपनी मर्जी से चूज कर सकता है कि कौन सी पॉलिसी में वो क्लेम करेगा।
और इंश्योरेंस कंपनी इंसिस्ट नहीं कर सकती है कि वो कंट्रीब्यूशन 50-50% इनके केस में करे। ये उसकी चॉइस है कि वो कौन से में क्लेम करे। इट इज हिज चॉइस। ये 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा रेगुलेशन। तो काफी बड़े पैमाने पर इस क्षेत्र में बदलाव होने जा रहे हैं। नंदा साहब, जो आपका सेकंड पार्ट था क्वेरी का, वो आप थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करें। हमने देखा, आपने मेंशन किया गॉल ब्लैडर का ट्रीटमेंट हुआ रिसेंटली, आपके पास 2 कंपनी से मेडिकल इंश्योरेंस है, लेकिन ये कैसे कि हॉस्पिटल ने एक कंपनी के लिए जब आपने बताया, जब आपने मूव किया तो उसका 88,000 बिल के लिए कहा, और उसी ट्रीटमेंट के लिए उसी हॉस्पिटल से आपको दूसरी कंपनी के लिए 58,000 के लिए कह रहे हैं। ये कैसे, क्या हुआ, प्लीज बताइए। आप लाइन पर हैं इस समय? समय इनसे लाइन डिस्कनेक्ट हो गई, लेकिन ये इनका सवाल था। रुंडा साहब, ये थोड़ा आप कैसे बताएंगे, अगर इनके पास से 2 मेडिकल क्लेम हैं और सेम ट्रीटमेंट के लिए ऐसे वेरी तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ट्रीटमेंट है सेम हॉस्पिटल, तो फिर ये डिफरेंस क्यों? खैर, ये एक हेल्थ केयर सेक्टर में जो ये एक इश्यूज हैं, ये जो इनकी क्वेरी है, इससे ये साफ झलकता है कि अगर आपके पास कोई इंश्योरेंस ना हो तो 88,000 रुपीज का बिल था। जब इन्होंने कहा कि मेरे पास रिलायंस है तो उनका बिल बन गया मेरे ख्याल से 58,000, और जब उन्होंने कहा कि नेशनल इंश्योरेंस है तो उनका बिल बन गया कुछ 52,000। तो ये अब क्या है कि हर इंश्योरेंस कंपनी ने जब उस हॉस्पिटल को अपने नेटवर्क में लिया है तो उन्होंने एक प्री अग्रीड वैल्यू किया है हर टाइप के ऑपरेशन के लिए। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो वैल्यू नेशनल इंश्योरेंस ने किया है सेम वैल्यू रिलायंस ने किया है। और अगर आपके पास दोनों नहीं है तो वो अपने हिसाब से चार्ज कर रहे हैं। तो बिना इंश्योरेंस के चार्ज ज्यादा था। याद रखिए, कोई जमाना था जब, और आज भी काफी हॉस्पिटलों में यही होता है कि जैसे ही आपने कहा कि आपके पास मेडिक्लेम है तो आपका चार्ज बढ़ जाता था। अब कोई केसेस में ये चार्ज एक्चुअली घटने लग गया। जब आपको मेडिकल पॉलिसी है, उस कंपनी के साथ उस हॉस्पिटल का जितना भी प्री अग्रीड रेट है वही चार्ज करना पड़ रहा है। और ये शायद रीजन यही रहा कि इनको अलग इंश्योरेंस कंपनी के हिसाब से अलग अलग बिल मिले हैं। राइट, आइए ये डिटेल रिप्लाई आपके लिए रहा। अगला प्रश्न उत्तराखंड से राहुल सक्सेना साहब इस समय लाइन पर हैं। एज 33 है और प्राइवेट जॉब में एनुअल पैकेज 7 लाख का है। इन्होंने बताया है ये टर्म प्लान के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं। अच्छी बात है। आपने इसमें, हमने देखा, जानना चाहा कि आप LIC के टर्म प्लान के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं और आप पूछ रहे हैं वो एडवाइजेबल है या नहीं। आप जो बढ़ना चाहते हैं LIC के टर्म प्लान के साथ, क्यों, प्लीज बताइए। बस मैं LIC के टर्म प्लान के साथ इसलिए जाना चाहता हूँ कि बाकी सब टर्म प्लान का मेरे को एक तो बहुत ज्यादा डिटेल नहीं मालूम सकता, लेक ऑफ इंफॉर्मेशन समझ लीजिए इसको। और मैं LIC को प्रेफर करना चाहता हूँ, तो कौन सा बेस्ट टर्म प्लान हो सकता है इसमें? आपको रुंडा साहब बताएंगे भी, और डिटेल्स पूरी दूसरे प्लेयर्स की भी स्क्रीन पर आप देख पाएंगे। रुंडा साहब, आप ये बताइए, अगर ऑनलाइन जो चीपर रहता है उस माध्यम को कैसे देखना चाहिए, और अगर जो ये बता रहे हैं जिस ऑप्शन के साथ बढ़ना चाह रहे हैं वो एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन रह सकती है, कैसे इसको देखना चाहिए, और टर्म प्लान लेते समय किन पैरामीटर्स को देकर मूव किया जाए, आप ये कैसे बताएंगे? तो सबसे पहले तो राहुल जी, सबसे पहले आपको बधाई कि आप सही इंश्योरेंस प्लान तो चुन रहे हैं, टर्म प्लान चुन रहे हैं। आई थिंक दैट इज बहुत ही अच्छी बात है। और आपने 7 लाख की अपनी इनकम बताई और आपकी एज काफी कम है, तो अगर और कोई चीज नहीं ध्यान में रखें तो करीबन 1 करोड़ रुपए का टर्म प्लान आपको लेना चाहिए। अब टर्म प्लान अगर आप ऑनलाइन लेते हैं तो आपको बहुत सस्ता पड़ेगा। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अगर आप अवीवा का या टाटा AIA का लेते हैं तो करीबन सालाना 10,000 रुपए में 1 करोड़ का टर्म प्लान आपको मिल जाएगा। LIC का टर्म प्लान, एक ही टर्म प्लान है उनके पास 1 करोड़ के लिए, उसका नाम है अमूल्य जीवन। उसका करीबन 40,500 रुपए लगेंगे। ये अगर आप मेल अपने नॉन स्मोकर हैं तो ये सारे कॉस्ट्स आपके लगेंगे। अच्छा रुंडा साहब, यहीं पर हम आपको बीच में रोकते हैं। टर्म प्लान की चॉइस ये स्क्रीन पर जैसे आपने बताया डिटेल्स भी रन हो रही है, आप इसमें बता सकें फिर ये जब इतना प्रीमियम में इतना डिफरेंस है तो फिर ये चीपर प्रोडक्ट के साथ मतलब मूव करें, और ये कितना टफ है, मतलब LIC के लिए भी इस तरह से ये जो काफी चीपर ऑप्शंस अवेलेबल हैं ऑनलाइन, ये जो मूव करने का सोच रहे हैं आप, इनको कैसे एडवाइस करना चाहेंगे स्पेसिफिकली, अगर हम अभी इस पर आपसे जानना चाहें? कोई भी टर्म प्लान लेते समय एक चीज ध्यान रखिए कि आप जो भी अपने फैक्ट्स हैं
एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस पॉलिसी, आपके हेल्थ के बारे में, आपकी हैबिट्स के बारे में सबको कंप्लीटली डिस्क्लोज करिए। अगर आप कंप्लीटली डिस्क्लोज कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से आप कोई भी प्लेयर से लीजिए, आपको दिक्कत नहीं होगी। ये कहने के बाद मुझे ये भी कहना है कि टर्म प्लान आप ले रहे हैं अपने मन की शांति के लिए, और आपको मन की शांति अगर एक पर्टिकुलर ब्रांड से मिलती है, इस केस में LIC से, तो उसका एडिशनल पैसा लगता है तो लगने दीजिए, लेकिन लीजिए जरूर। ऐसा नहीं करिए कि आप टर्म प्लान नहीं लें। और मन की शांति के लिए अगर आपको पूरी मन की शांति सिर्फ LIC से मिलती है तो LIC से लीजिए, ये आपकी मर्जी है। सिर्फ इतना आपको मालूम रहना चाहिए कि इसके लिए आप 30,000 रुपए सालाना एक्स्ट्रा दे रहे हैं, लेकिन टर्म प्लान आप जरूर से लीजिएगा। ये मेरी राहुल जी को सलाह है। राइट, तो इस तरह से आप मूव कर सकते हैं। आपने रिटायरमेंट सेंट्रिक भी जानना चाहा था, आपने स्पेसिफिकली अपनी क्वेरी में मेंशन किया पेंशन प्लान का भी। रमन साहब, इस पर भी अगर आप ब्रीफ में टच कर सकें, फिर ब्रेक के लिए रुकेंगे। अब इस स्पेस में भी हम देख रहे हैं एक तरफ NPS को भी काफी अट्रैक्टिव बनाया जा रहा है। ये जो इंश्योरेंस कंपनीज के पेंशन प्लान है उस पर इंपैक्ट किस तरह से आप उसका देखते हैं? उसको गवर्नमेंट बैकिंग है, ये कैसे, ये पेंशन स्पेस आपको इसमें जो हलचल हो रही है इसको आप कैसे इस समय एनालाइज करते हैं? सो पेंशन प्लान लेते समय प्लीज ये मत जाइए कि पेंशन नाम होना चाहिए। सबसे पहले अगर LIC का, चूंकि राहुल जी ने जिक्र किया, आपने राहुल जी, अगर हम LIC की पॉलिसी लें, एक जीवन निधि है, उसका अगर आप 25 साल का, वो ट्रेडिशनल प्लान है, उसका 25 साल का अगर आप 10 लाख का सम अश्योर्ड का प्लान लें तो आपकी प्रीमियम होगी 41,000 रुपए के आसपास। और करंट बोनस रेट्स वगैरह अगर लें, टर्मिनल बोनस लें, तो ये 25 साल के बाद करीबन 22.5 लाख रुपए जमा होंगे। यही चीज अगर आप 40,000 रुपए PPF में डालें, 1,200 रुपए जो भी हैं, वो उससे आपको 10 लाख का कवर मिल जाएगा, टर्म कवर। 40,000 रुपए अगर आप PPF में डालेंगे तो आपको 32.5 लाख रुपए मिलेंगे। तो यानी सेफ्टी भी पूरी, शायद उससे ज्यादा अमाउंट भी ज्यादा मिलेगी। तो इंश्योरेंस पॉलिसीज को आप सेविंग्स के लिए ना इस्तेमाल करें, सही जरिया नहीं है वो। अगर रिस्क नहीं लेनी है तो PPF में डालिए। लंबी अवधि के लिए आप यंग हैं, लंबी अवधि के लिए पैसा सेव कर सकते हैं इक्विटी में, इक्विटी म्यूचुअल फंड के जरिए। अगर आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए करेंगे तो काफी अच्छे पैसे आपको जुट सकते हैं। ऑल द बेस्ट। हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। बातचीत आज इंश्योरेंस पर हो रही है। ब्रेक के इस पार करें और हम प्रश्नों को शामिल करेंगे। ब्रेक के इमीडिएटली बाद हम ग्वालियर का रुख करेंगे, वहां से मेजर सचिन लाइन पर हैं, उनसे बातचीत और कई और प्रश्न। हम जल्दी लौटते हैं। वेलकम बैक। आज हम बातचीत कर रहे हैं इंश्योरेंस पर। कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपना पैसा से हर्ष रुंगटा साहब। अगले सवाल के अब हम मूव करेंगे ग्वालियर, जहां से इस समय मेजर सचिन लाइन पर हैं। मेजर साहब, गुड इवनिंग। आपने, हम डिटेल्स लिख रहे थे एज 32, और आपने स्पेसिफिकली LIC के जीवन आनंद प्लान के बारे में जानना चाहा। आपके पास तो ऑलरेडी इंश्योरेंस कवर होगा, आप इसके साथ स्पेसिफिकली क्यों बढ़ना चाहते हैं? इसके पीछे का रीजन? Specific reason is for election purpose only. I was told by a lot of people that I should apply for this policy, Jeevan Anand, because it is one of the best policies ever offered by LIC. Okay. So I already have a insurance which is provided by the army. So what should I do? I have some amount of money. We'll try and help out in this one. आपने कहा ऑलरेडी कवर तो है ही, लेकिन आप इस इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं। रुंगटा साहब, इन्वेस्टमेंट के लिए ट्रेडिशनल प्लान्स में अगर मूव करते भी हैं, अभी ये रिस्क ले भी सकते हैं इस एज में, तो दूसरे ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि अगर ट्रेडिशनल प्लान्स हैं तो उसमें रिटर्न्स उतने नहीं हैं और कवर ऑलरेडी है, तो फिर कैसे इसको देखा जाए? मेजर साहब, जवाब देने से पहले आप कॉम्बैटेंट ड्यूटीज में हैं कि नॉन कॉम्बैटेंट ड्यूटीज में हैं? You can say non-combatant. सॉरी, नॉन कॉम्बैटेंट ड्यूटीज में। ओके। सो एक्चुअली सबसे पहली बात है कि मिलिट्री के लोगों के लिए, जहां तक LIC का सवाल है, उनको थोड़े सवालों के जवाब देने होते हैं। बाकी वो नॉर्मली सेम टर्म्स पर उनको पॉलिसी मिल जाती है, इंक्लूडिंग जीवन अमूल्य, जो उनका टर्म प्लान है। शायद इन्होंने टर्म प्लान के बारे में भी पूछा था। तो अगर इंश्योरेंस की नीड है तो टर्म प्लान भी सेम
रेट पर आपको मिल सकता है, डिस्पाइट कि आप मिलिट्री में हैं, एटलीस्ट LIC में। ऑनलाइन प्लान्स मिलेंगे कि नहीं ये कहना मुश्किल है। जहां तक जीवन आनंद का सवाल है, ये हमने हमेशा से कहा है, ये हर लोगों के लिए अप्लाई होता है और मिलिट्री के लिए भी अप्लाई होता है कि मैक्सिमम रिटर्न जीवन आनंद में आपको 5 या 6% मिलेगा। इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा प्लान नहीं है। इन्वेस्टमेंट नीड्स के लिए प्लीज इंश्योरेंस में पैसा मत डालिए। इंश्योरेंस जरूर कराइए अगर इंश्योरेंस की नीड है और LIC से ही लेना है तो जीवन अमूल्य लीजिए। और जहां तक इन्वेस्टमेंट की नीड्स है, अगर आपको रिस्क नहीं लेनी है तो PPF में पैसा डालिए आप। और अगर चूंकि आप यंग हैं और रिस्क ले सकते हैं तो आप थोड़ा पैसा जो है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में डाल सकते हैं, लार्ज कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, और थोड़ा पैसा आप PPF में डाल सकते हैं। लेकिन जो पैसा आप जीवन आनंद में लगाना चाह रहे हैं वही पैसा अगर आप PPF में लगाएंगे तो आप पाएंगे कि एट द एंड ऑफ द पीरियड जो पैसे आपको मिलेंगे वो जीवन आनंद से कहीं ज्यादा होंगे। इसलिए इन्वेस्टमेंट के लिए प्लीज इंश्योरेंस पॉलिसी ना चुने, इन्वेस्टमेंट के लिए दूसरे विकल्प काफी अच्छे हैं। राइट, तो PPF आपने रह सकता है, लॉन्ग टर्म का है, वेल्थ क्रिएशन ट्रिपल E कैटेगरी में भी रहता है और म्यूचुअल फंड्स के रूट से भी आगे मूव करने का विचार सकते हैं। इस पर आप थोड़ा सा एक बार रीथिंक करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। ऑल द बेस्ट। अगला प्रश्न नैनीताल से PS आहूजा साहब की तरफ से। आहूजा साहब ने जानना चाहा, इनकी और वाइफ की एज इनफैक्ट 59 ईयर्स है और ये मूव करना चाह रहे हैं मेडिकल इंश्योरेंस के लिए आगे और ऑप्शन चेक करना चाहते हैं। रंगा साहब, आप इनको कैसे बताएं, अगर हम ये मानकर चलते हैं कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है, सब ठीक है, तो पहली बात तो ये इस उम्र में अभी तक विदाउट कवर है, जो जिस तरह से इनको इसके लिए आप करना चाहिए था पहले, लेकिन अभी भी अगर ये मूव करना चाहते हैं तो आपको इस उम्र में, इस एज ब्रैकेट में इनके समक्ष जो ऑप्शंस रहेंगे वो कैसे आप इनको बताना चाहेंगे? इसकी इंपॉर्टेंस क्योंकि काफी है इनके लिए। खैर, अब एज पर IRDA गाइडलाइंस हर पॉलिसी कम से कम 65 तक अवेलेबल होनी चाहिए। तो अगर इनके कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है तो इनको पॉलिसी मिल जाएगी, महंगी मिलेगी ऑफ कोर्स। तो इनके लिए 2 रिकमेंडेशंस दे सकते हैं। एक तो एक बैंक ऑफ बड़ौदा की पॉलिसी है जो वो नेशनल इंश्योरेंस के साथ में है, जो सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा के अकाउंट होल्डर्स के लिए अवेलेबल है। वहां पे 5 लाख की फ्लोटर पॉलिसी में इनको 7,000 रुपए का प्रीमियम पे वो पॉलिसी मिल जाएगी। अगर दोनों अलग अलग से निकाल लें तो 14,000 रुपए के कॉस्ट में 10 लाख का फैमिली फ्लोटर जो है इनके पास हो जाएगा। अदर ऑप्शन है ये इंडिविजुअल पॉलिसीज भी ले सकते हैं, उसमें अपोलो से ले सकते हैं 3-3 लाख की ईच और 5 लाख का टॉपअप ले सकते हैं ईच, एंड उसका टोटल कॉस्ट करीबन 25,000 रुपए इनको पड़ेगा। मेरी सलाह होगी आप ये बैंक ऑफ बड़ौदा वाला ऑप्शन जो है एक्सप्लोर करिए, और अगर कोई हेल्थ की इनको दिक्कत नहीं है तो वो पॉलिसी इनको मिल भी जाएगी। राइट, तो इस तरह से आप मूव कर सकते हैं। अगला सवाल मध्य प्रदेश से आलोक सक्सेना साहब लाइन पर हैं पूछने के लिए। मिस्टर सक्सेना, आपका स्वागत है। आपने बताया आप पोर्टेबिलिटी के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। आप जो अपनी मौजूदा बीमा कंपनी है उससे जो दूसरी बीमा कंपनी में स्विच करने की सोच रहे हैं, उसके पीछे के क्या कारण है, रीजन क्या है, क्यों आप स्विच करना चाहते हैं, क्यों पोर्ट करना चाहते हैं? सर, मैं इसलिए सोच रहा हूँ क्योंकि टीवी में जितने भी एक्सपर्ट आते हैं आपके चैनल में, वो सब बताते हैं प्राइवेट कंपनियों के बारे में, हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, और किसी ने आज तक नेशनल इंश्योरेंस या गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी के बारे में कुछ नहीं बताते। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये प्राइवेट कंपनियों के इंश्योरेंस ज्यादा बेहतर होते होंगे, इस वजह से शायद इसका नाम। नहीं, हम आपको कहना चाहेंगे वो इंडिविजुअल क्वेरी पर डिपेंड करता है किस तरह का उनका सवाल है। मेजर चंक स्पेस में मेडिक्लेम की बात करें, वो इनफैक्ट गवर्नमेंट कंपनीज के पास ही है एक बड़ा बेस। तो अगर आप मूव करना चाहते हैं डॉक्टर साहब, ये कोई रीजन नहीं है, मतलब अपनी मौजूदा कंपनी से ये सेटिस्फाइड है, बस स्विच करने का सोच रहे हैं। ये सुविधा है, लेकिन इस सुविधा को अगर जरूरत हो तभी अवेल करें, कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ इश्यूज हो, ऐसे ही स्विच करने को अवॉइड करें। हाँ बिल्कुल, लेकिन इनकी जो पॉलिसी है इंडिविजुअल पॉलिसी होगी तो इनकी नेशनल इंश्योरेंस की पॉलिसी में एक दिक्कत रहती है कि उनका एक 1% सबलिमिट है। शायद इनकी जितनी भी वैल्यू है उसका, अगर 3 लाख की पॉलिसी है तो 3,000 से ज्यादा का रूम होगा तो सारे एक्सपेंडिचर इनको कम मिलेंगे। तो ये एक दिक्कत उस पॉलिसी में है। इनको मैं एक ही सलाह दूंगा, पोर्ट करिए लेकिन नेशनल इंश्योरेंस में ही करिए। जो अभी हमने पिछले सवाल के जवाब में कहा था, आप बैंक ऑफ बड़ौदा की जो नेशनल इंश्योरेंस के साथ पॉलिसी है उसमें पोर्ट करिए। जब आपकी पॉलिसी ड्यू हो उसके कम से कम 45 दिन पहले
ये पोर्टिंग का एप्लीकेशन आप दीजिए, बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट खोलिए और फिर पोर्टिंग का एप्लीकेशन दीजिए। पॉलिसी सेम रहेगी लेकिन आपका कॉस्ट भी शायद कम हो जाएगा। एंड सेकेंड, ये जो 1% की सब लिमिट है उस पॉलिसी में नहीं है, क्योंकि ये स्पेशल पॉलिसी उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट होल्डर्स के लिए निकाली है। तो पोर्ट करिए सेम कंपनी में, सिर्फ अपना जरिया चेंज कर दीजिए। अच्छा, इसमें वो क्योंकि ग्रुप कवर होगा वो सभी अकाउंट होल्डर्स के लिए है, उसको भी आप मतलब इनको कैसे बताना चाहेंगे, क्योंकि ये पिछले काफी समय से ये इंडिविजुअल पॉलिसी इस प्लेयर के साथ रन कर रहे हैं। अब ये जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, पुट अलाउड है, मूव कर सकते हैं, लेकिन ये ग्रुप कवर को कैसे देखें? अगर ये इंडिविजुअल में ही मूव करने का सोचें तो उसको कैसे आप बताएंगे किसी और ऑप्शन में? ये जो इनका जो ये कवर है, इट्स अ स्पेशल कवर, इट इज नॉट अ ग्रुप कवर। इसमें पॉलिसी होल्डर बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं है, मास्टर पॉलिसी होल्डर बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं है। ये पॉलिसी डायरेक्टली नेशनल इंश्योरेंस से इनको इश्यू होगी, तो इट इज एन इंडिविजुअल पॉलिसी, एक स्पेशली टेलर्ड पॉलिसी है बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट होल्डर्स के लिए, ग्रुप पॉलिसी नहीं है। इट इज एन इंडिविजुअल पॉलिसी, लेकिन इट इज अवेलेबल ओनली टू बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट होल्डर्स। राइट, तो ये भी आपकी समस्या से रुंडा साहब ने क्लियर कर दिया है। बाकी डिटेल स्क्रीन पर है। समय इतना ही था। रुंडा साहब प्रश्न कोई और हैं तो कार्यक्रम को यही वाइंड अप करना पड़ेगा। आपका शुक्रिया कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए हर्ष रुंडा साहब, धन्यवाद। तो चलते चलते आपको बता देते हैं ये पर्सनल फाइनेंस कार्यक्रम, इसको हम पूरे वीक में कैसे रन करते हैं आपके ये स्क्रीन पर होगा। हम इस तरह से आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्प करने की कोशिश करते हैं। मंडेज का दिन सेविंग्स के नाम, ट्यूजडेज को लोन मार्केट को टच करते हैं। आज हमने इंश्योरेंस मार्केट का जायजा लिया है, कल हाजिर होंगे तो बातचीत होगी रियल एस्टेट मार्केट पर, प्रॉपर्टी मार्केट का जायजा लिया जाएगा और फ्राइडेज का दिन रहेगा इक्विटीज के नाम। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।